सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 चालू हो चुका है और उसका पहला एपिसोड एयर हो चुका है 22 जनवरी 2024 को। बहुत ही शानदार एपिसोड रहा, मैंने तो पूरा देख लिया। एपिसोड्स में कुल मिला के 3 पिचेज हुई इस सीरीज में जो मैंने चालू करी है। इसमें हम सारी पिचेज को डाइसेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि पिचर ने क्या कहा, शार्क ने क्या कहा, उससे क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या उससे हमारे सीखने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपको अपना 4P टेस्ट का भी रिजल्ट बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आया। ध्यान से देखना पूरा पिच को समझने के लिए, कमेंट्स को समझने के लिए, और आपको इसमें से क्या देखना है जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सको। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट द फर्स्ट पिच ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 एपिसोड नंबर 1 दैट वाज बाय मयंक सिसोदिया और कंपनी का नाम था दी ऑनेस्ट होम कंपनी। देखो मैं तो पूरे नोट्स बना के लेके आया बोलने के लिए, ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है इस पिच के बारे में शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इन्होंने 2.25 करोड़ इन्वेस्ट करके 14 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। दैट्स आई थिंक इज अ प्रेटी मच फेयर नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। कब इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस अच्छा मांगा। फिर इनकी आस्क भी रिलेटेड ही थी, 1 करोड़ फॉर 2%, 50 करोड़। हालांकि डील बाद में किसी और वैल्यूएशन पे करी गई, बट जो पिच में इनकी मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने स्टार्टिंग करी प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ। और इन्होंने एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और क्विकली अपने टाइम जो इनको, क्योंकि फिक्स टाइम मिला है ना शार्क के सामने अपना बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। द रीज़न बीइंग, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि डोंट एक्सप्लेन सच थिंग विच इज एक्सपेक्टेड, के सामने वाले को तो पता होगा ही। अब प्लास्टिक हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल, एज सोसाइटी, एज नेचर कितनी हार्मफुल है, कितनी हजार्डस है, वो हम सब लोग जानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की छोड़ दो, हम जनरल पब्लिक भी जानते हैं, तो उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है ना। तो उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बात करी। उन्होंने बोला कि प्लास्टिक की पैकेजिंग के साथ मेरे को दिक्कत है, मैं वो बदलना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला कि वो पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो डेली यूज में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, विच इज अदरवाइज मेड ऑफ प्लास्टिक। आई थिंक यहाँ से इनका बिजनेस जो है वो 2 डायरेक्शन में चला गया। ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इन डायरेक्शंस का, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा मयंक जी का समझे तो इन्होंने सेल्स की प्रोफाइल में पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, उस कंपनी में काम किया। उसके बाद इन्होंने HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया है 7 साल, जिसमें इनको 3 प्रमोशंस मिले। उसके बाद इन्होंने एक स्टार्टअप किया जिसकी टेस्टिमोनी इन्होंने शार्क्स के साथ शेयर करी। और वो देखो, अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है ना, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलो जो प्रॉब्लम आपके बारे में आपको नॉलेज हो या आपने खुद एक्सपीरियंस करी हो। सेम गोज व्हेन ओयो वाज क्रिएटेड। तो रितेश अग्रवाल ने भी बोला था कि मेरे को होटल्स नहीं मिल रहे थे रहने के लिए, मैं सर्च नहीं कर पा रहा था कि मेरे आसपास कौन सा होटल है, मैं कहाँ जाके रुकूं, तो उन्होंने ओयो बना दिया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था, वो स्टार्टअप आयुर्वेदा स्पेस में था। उस स्टार्टअप्स में कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी, जिसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने फिर बाद में अपना वेंचर डाल दिया, दी ऑनेस्ट होम कंपनी। तो अक्सर ये डिबेट रहती है ना कि जॉब करूं कि बिजनेस करूं। यार पहले जॉब करो, पहले एक्सपीरियंस ले लो। वो बंदा सेल्स में एक्सपर्ट था, वो इतनी हाई पेइंग जॉब, इतनी बड़ी कंपनीज में, इतनी अच्छी डेजिग्नेशन में 7 साल 10 साल काम करके वो बंदा आया है, तब उसने अपना बिजनेस चालू किया। तुम्हें क्या आफत है इतनी जल्दी बिजनेस चालू करने की? यार पहले आराम से जॉब कर लो, सीख लो इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, किसकी मदद से होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद आके स्टार्टअप करना है। ऐसे कहाँ जिंदगी कहाँ चली जाने वाली है? नहीं जी, हमें तो जल्दी है, हम तो बिजनेस चालू कर देंगे, दैट्स नॉट गुड राइट। फिर उन्होंने बताया कि जो फ्लोर क्लीनर बाहर मार्केट में 225 रुपए का 1 लीटर मिलता है, वो इन्होंने सैशे में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो प्लास्टिक की बोतल में हम लोग, एग्जांपल से समझो, जो प्लास्टिक की बोतल में हम लोग हैंड वॉश लेके आते हैं, मेनली डिटॉल वगैरह का हैंड वॉश हम लोग लेके आते हैं, वो इन्होंने बॉटल रिप्लेस करके सैशे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हालांकि ये काम डिटॉल ने भी किया, लेकिन इन्होंने स्पेशल मेंशन किया, इन्होंने उस चीज़ को आगे लेके गए। इन्होंने बताया कि जो 225 रुपए का बाहर मार्केट में मिलता है, इनका अगर सैशे यूज करोगे तो वही 1 लीटर का सॉल्यूशन आप 70 रुपए में बना सकते हो। तो प्राइस एफिशिएंट तो बहुत ज़्यादा है भाई। कहाँ 225 रुपए, कहाँ 70 रुपए, बहुत बड़ा गैप है। अगर ये 70 रुपए का 170 रुपए भी कर देते ना तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो प्राइस का तो इनको नंबर मिल गया।
लेकिन फिर शार्क्स ने सवाल उठाया कि जो सॉल्यूशन ये लोग यूज कर रहे हैं जैसे फॉर हैंड वॉश या फॉर फ्लोर क्लीनर्स, माना उनकी पैकेजिंग इन्होंने बदल दी, लेकिन उसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो तो अभी भी केमिकल वाला है। तो जो कंपनी का नाम इन्होंने चूज किया है, दी ऑनेस्ट होम कंपनी, उसे सुन के ऐसा इंप्रेशन आता है कि यार सारी चीज़ें ऑनेस्ट मतलब अच्छी होंगी हमारे लिए, मे बी ऑर्गेनिक होगी, मे बी सेफ फॉर यूज होगी, लेकिन आप उसके अंदर यदि केमिकल्स डाल के दे दो तो दैट इज नॉट गुड फॉर ब्रांड एज वेल, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, आपने दे कुछ और दिया। ऑल्सो इसको अनुपम ने बहुत अच्छे से एक टर्म दिया है, ग्रे मार्केटिंग या ग्रे एरिया में मार्केटिंग करना। इनकी टैगलाइन जो थी कि गुड फॉर यू, बेटर फॉर द प्लैनेट। तो बेटर फॉर द प्लैनेट तो समझ में आता है कि जी चलो प्लास्टिक हटा रहे हैं तो प्लैनेट के साथ बेटर कर रहे हैं, लेकिन बेटर फॉर यू इज़ बिकॉज ये प्राइस को टारगेट करना चाह रहे थे। तो ये एक ऐसी लाइन इन्होंने यूज़ करी जिसका इंप्रेशन कुछ और लिया जा सकता था पर लिया कुछ और जाना चाहिए। तो दैट इज ग्रे मार्केटिंग। जब आप कहना कुछ और चाहो और लोग समझें कुछ और, तो बेसिकली दैट इज ग्रे मार्केटिंग। तो थोड़ा क्लेवर होके आप ऐसी लाइंस चूज करो जो कि आप चाहते हो कि मिस इंटरप्रेट हो जाए, तो लोग कुछ और समझ के तुम्हारे पास आए, लेकिन फिर तुम कह दो कि जी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर इन्होंने बताया कि इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो स्प्लिट रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहा है। पहले साल उन्होंने बताया 55% था, फिर अगले साल वो 40% चला गया। ऑनलाइन में एक दो चीज़ मेरे को इनकी पिच में और बहुत अच्छी लगी, वो ये कि ऑनलाइन में इन्होंने बोला कि मैं मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे तो हूँ ही, मैं क्विक कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म्स पे भी हूँ और क्रेड वगैरह जैसे हो गए। और इन्होंने बोला कि मैं अपनी वेबसाइट से सेल नहीं करता हूँ। तो शार्क्स ने पूछा कि आप अपनी वेबसाइट है कि नहीं, वो वेबसाइट तो है लेकिन मैं सेल नहीं करता हूँ। अब देखो कितना अच्छा डिसीजन है, बाकायदा इन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया कि जो इनका प्रोडक्ट बिकता है वो लो टिकट प्राइस का बिकता है। लो टिकट प्राइस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल इनका जो लोग जो इनके प्रोडक्ट्स मंगाते हैं ना, वो बहुत कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, मतलब 200 रुपये के, 300 रुपये के, मैक्सिमम 500 रुपये के इनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ऑल्सो आगे इन्होंने अपनी पिच में बताया, जब ये अपने यूनिट इकोनॉमिक्स और नंबर समझा रहे थे, कि इनका जो मार्जिन है ना प्रोडक्ट पे, वो प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 3 to 4% का मार्जिन है। 4% के मार्जिन में अगर ये अपनी वेबसाइट बना के उसको अपने पास से डिलीवर करने के लिए जाएंगे ना, लॉजिस्टिक संभालने जाएंगे ना, तो भाई साहब बर्बाद हो जाएंगे। जो 4% का मार्जिन बचा है ना, ये भी नहीं बचेगा, लॉस में चली जाएगी कंपनी। बहुत ज़रूरी और बिजनेस लेसन ले लो यहाँ से, वो काम नहीं करना है जो मेरे प्रॉफिट को चोट मारे। देखो मैं लॉजिस्टिक में अच्छा नहीं हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, इफ आई एम टेलिंग अबाउट यू। तो अगर तुम लोग लॉजिस्टिक्स में अच्छे नहीं हो, अगर तुम लोग डिलीवरी में अच्छे नहीं है, तुम्हारी उस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं है, या तो कोई और बंदा हायर कर लो जो तुम्हें मदद करे, या फिर मत करो, आउटसोर्स टू समवन, डू द थिंग इन विच यू आर एक्सपर्ट ऑफ डूइंग। ठीक है, तो उसका इन्होंने बहुत अच्छे से एक जवाब दिया। फिर उन्होंने एक एग्जांपल लिया फूड रैपिंग का, कि फूड रैपिंग में इन्होंने इनिशियल डेज में कॉस्ट से कम में भी बेचा, क्योंकि इनको पता था कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है। तो दैट वाज लाइक अ फ्री बेट, क्लिक बेट और आई कैन से एस्केप गोट, कि इन्होंने वो प्रोडक्ट कॉस्ट लॉस पे बेचा ताकि कस्टमर इनके पास आए और इनसे जुड़ जाए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस में लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी, कि आप पहले लॉस, जैसे जियो ने किया था ना आपके, जब उसने इंटरनेट लॉन्च किया था, कि आप पहले लॉस में चीज़ को बेच दो, लोग आएंगे, यूज़ करेंगे, उनको आपका प्रोडक्ट की आदत लगनी चालू हो जाएगी, और जब उनकी आदत, उन्होंने आपके प्रोडक्ट की आदत लग जाए तो प्राइस बढ़ा दो। ऐसे ही स्टार्टिंग में इन्होंने अपना फूड रैपिंग वाला प्रोडक्ट लॉस में बेचा। फिर जब लोगों को इनके कंपनी के बारे में पता चल गया, इनके प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, प्रोडक्ट अच्छा निकला, तो फिर इन्होंने उसको चार्ज करना चालू कर दिया। इसी वजह से आप देखो प्रोडक्ट अच्छा था, इसलिए इनका रिपीट जो कस्टमर रेट इन्होंने बताया, वो बताया कि मार्केट का रिपीट रेट ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रहता है, लेकिन इनका रिपीट रेट 15 से 18% का रहता है। अब सोचो वो कितनी अच्छी बात। दिस वैलिडेट्स द पॉइंट कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। मेरे कुछ फीडबैक्स जो
इनकी पिच में, अच्छा एक और पॉइंट जो इन्होंने अपनी पिच में बोला, जब इनसे पूछा गया कि हाउ विल यू एक्सपैंड, आप कैसे नंबर्स इंक्रीज करोगे, कैसे 14 करोड़ के रेवेन्यू से इसको आगे 24 करोड़ पे, 50 करोड़ पे, 60 करोड़ पे लेके जाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैंने दिल्ली के अंदर एक मॉडल बनाया है, मैं उसी मॉडल को कलकत्ता में, बेंगलोर में, मुंबई में, जयपुर में, सब जगह रेप्लिकेट करूँगा। कितनी अच्छी चीज़ है। आप पहले एक नीश से शुरुआत करो, एक छोटे प्रोडक्ट से, एक छोटी मार्केट से शुरुआत करो, पहले उसे जीत लो, और फिर जब उसमें विजय प्राप्त कर लो, व्हेन यू स्टार्ट रूलिंग दैट एरिया, तब आप अपनी उन स्ट्रैटेजीज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो दूसरे सिमिलर जोन्स में। टायर 1, अगर दिल्ली जैसे टायर 1 सिटी है, तो आप बाकी टायर 1 सिटीज़ में फिर वो मॉडल अप्लाई कर सकते हो। फिर आप बाकी टायर 2 सिटीज़ में घुसो, एक मॉडल बनाओ, फिर वो उस मॉडल को बाकी टायर 2 सिटीज़ में रेप्लिकेट करो। तो रेप्लिकेटिंग सक्सेसफुल मॉडल का इन्होंने बोला है कि इनका, मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, इनका फ्यूचर रहेगा कि जो इन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करी है, जो फूड रैपिंग की पैकेजिंग की बात करी है, या कोई और बॉटल की पैकेजिंग की इन्होंने प्लास्टिक हटाने की बात करी, मेरे को लगता है ये बिजनेस B2B में ज़्यादा चलेगा। शार्क्स की इनको डील मिली, अमित जो कार देखो के फाउंडर हैं, उनके साथ देखते हैं। मेरे को भी लगता है कि वो इनको कुछ इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो प्लास्टिक पैकेजिंग का जो सेगमेंट है ना, मेरे को लग रहा है वो इनका B2B में ज़्यादा काम करेगा। जो दूसरे, मान लो मैं एक ऐसा रैपिंग पेपर बनाता हूँ जिससे अगर मैं कोई खाना डिलीवर करता हूँ तो वो खाना गर्म रहता है काफ़ी घंटों तक, तो आपको क्या लगता है मेरे कस्टमर्स कौन होंगे? जो लोग घर में खाना बना के खाते हैं वो मेरे कस्टमर्स होंगे, या जोमेटो स्विगी पे जो रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेरे कस्टमर होंगे? ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स मेरे कस्टमर होंगे, क्योंकि वो लोग मेरी पैकेजिंग खरीदेंगे जिससे, ताकि उनका खाना गर्म रहे जब वो कस्टमर तक पहुंचे। सिमिलरली जो इनकी प्लास्टिक पैकेजिंग वाली जो चीज़ है, मेरे को लगता है वो बिजनेस टू बिजनेस B2B में ज़्यादा चलेगी, वहाँ पे एक्सपेंड होगी। बिजनेसेस के ऑर्डर्स आएंगे जो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देंगे, इनको मदद करेंगे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, बल्क में ऑर्डर आएगा, बल्क में पैसा आएगा, रेवेन्यू का इनफ्लो बनेगा, और एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट बनेगा। दूसरी साइड जो इनके डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसको ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 यूज टू मल्टीपल यूज, फ्रॉम प्लास्टिक टू टू सम अदर प्रोडक्ट्स, मे बी कार्डबोर्ड और समथिंग, वो चीज़ डायरेक्ट टू कस्टमर D2C में आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि कंपनीज उसको ज़्यादा उसके लिए यूजफुल नहीं रहेंगी कंपनीज, तो कस्टमर्स डायरेक्ट ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे वो सैशे वाली बात आ गई थी, मैंने आपको सब बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो सैशेज क्या कंपनी सैशेज थोड़ी खरीदेंगी? क्या आपको लगता है डिटॉल सैशे खरीदेगा? नहीं, इनसे डिटॉल सैशे नहीं खरीदेगा, हम जैसे आप और मैं जैसे कस्टमर्स इनसे सैशे खरीदेंगे। तो जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इनके डायरेक्ट टू कस्टमर D2C में काम करेंगे, और प्लास्टिक पैकेजिंग इनकी B2B में काम करेगी। एक बैलेंस बन के चलेगा, मेरे को लगता है तब ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ऑल्सो थोड़ी सी दिक्कत इन्हें रहेगी, क्योंकि ये हिडन मार्केट में काम करे। अभी हिडन मार्केट में काम करने में क्या होता है ना, जैसे कि लोग प्लास्टिक रैपिंग बेच रहे हैं, अब प्लास्टिक के रैपर या पैकेजिंग चाहिए, ये आम कस्टमर की नीड नहीं। मतलब ठीक है, मैं अगर बाजार से कोई सामान खरीद के ला रहा हूँ तो मे बी वो प्लास्टिक में पैक होके आ सकता है, बट क्या मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो प्लास्टिक में पैक होके आया, या वो कार्डबोर्ड में पैक होके आया, या वो पेपर में पैक होके आया? मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट कि मैं उसके लिए जाके स्पेशली कोई एफर्ट करूँ, क्योंकि मेरे को उस रैपिंग पेपर से या पैकेजिंग से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उसके अंदर की चीज़ से फर्क पड़ता है ना, कि उसके अंदर जो चीज़ पैक होके आई है वो कैसी है। तो ये एक हिडन मार्केट बोला जाता है, जिसकी नीड कस्टमर के दिमाग में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, या मैं कहूँ अनअवेयर नीड होती है। कस्टमर को पता नहीं है कि मेरे को ये सॉल्व करना भी है, नहीं करना है, ये मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया और डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, हमको ज़रूरत है कि हमारा फोकस जो है वो बढ़े। तो मेरा फोकस किसी तरीके से बढ़े, हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन क्या इसके लिए हम अपने डेली रूटीन से कोई टाइम निकाले, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस इंक्रीज हो, बढ़े, या कुछ उसके लिए? नहीं, हमको पता है कि ये मेरी नीड है। बी आई एम एन एम्प्लॉयर इन सम कंपनी, और आई एम अ स्टूडेंट, और आई एम ए फाउंडर ऑफ अ कंपनी, और आई एम व्हाटसोएवर। मेरे को पता है कि फोकस बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना ज़रूरत है, लेकिन क्या मैं उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लेता हूँ? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो। तो इसको एक हिडन मार्केट बोला जाता है, जहाँ पे
अनअवेयर नीड होती है। एक नीड तो है पर अनअवेयर हैं लोग उसके बारे में। ऐसी मार्केट में ना दिक्कत ये होती है कि आप कस्टमर को बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार देखो मैं नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ, फटाफट आ जाओ मेरे पास, नहीं। या यार तुम पहले ये प्रोडक्ट यूज करते थे, वो छोड़ो, उसका बेकार है, मेरे प्रोडक्ट पे आ जाओ, नहीं। शिफ्ट करवाना ना कंज्यूमर को उसकी एग्जिस्टिंग हैबिट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर हिडन मार्केट में थोड़ा मुश्किल होता है। वहां इनको थोड़ा सा चैलेंज मिल सकता है। यूएसपी जैसे कि अमित ने अपना वो रखते हैं, क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट ऑफर देते वक्त भी बात करी थी कि प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, प्राइस तुमने कम कर लिया, बट अभी भी कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं आया है, स्पेशली इन D2C वाला साइड। D2C वाले साइड में एक अलग यूएसपी आना जरूरी है। तो या तो वो यूएसपी अमित कह रहे थे, या तो वो यूएसपी तुम्हारे टाइप ऑफ बिजनेस में ब्रांडिंग में आए कि भाई कि तुम ब्रांड बहुत ज़्यादा कुछ अलग कर लो, जैसे एप्पल ने कर लिया। आज तमाम कंपनीज हैं मोबाइल फ़ोन्स की, लेकिन एप्पल को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपना ब्रांड ही अलग कर लिया, उसकी कल्ट ही, उसने अपना कल्ट फॉलोइंग बना लिया, वो अलग ही लेवल पे चला गया। ओप्पो, वीवो, नथिंग या दूसरी कंपनीज आएंगी, बट वो शायद कभी एप्पल की ब्रांड इमेज को बीट नहीं कर पाएंगी। या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तुम्हारी कोई यूएसपी हो, जैसे हमारे देश में पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर की इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कि आज अगर उनका कोई प्रोडक्ट का एड टीवी पे आता है तो बहुत मैक्सिमम टाइम्स, या मैं कहूँ 99.99% ऑफ द टाइम्स ये प्रोबेबल ये होता है कि उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपकी पास वाली दुकान पे है। नेशन वाइड ऐड चलाया, पूरे देश में ऐड चलाया, किसी भी देश का, मतलब देश कह रहा हूँ, सॉरी, किसी भी राज्य का, किसी भी गली का, किसी भी मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अपने बराबर वाली दुकान पे जाके वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। तो टू मेक श्योर कि उस दुकान पे उनका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही तो बिल्ड करना है। तो जैसे कि ये जो मयंक जी थे वो सेल्स के बंदे थे, और इन्होंने बोला भी था कि मेरे को ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड करना आता है, तो शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं यूएसपी लेके आएंगे। शायद वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कुछ ऐसे बना देंगे कि क्या वाह, मतलब वाह वाह वाह। जैसे जब नोकिया और ओप्पो, वीवो की कहानी मेरे को याद आती है। जब नोकिया का ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेट किया था तो वो रिटेलर्स को उतना मार्जिन नहीं दे रहा था, तो रिटेलर्स उसका फ़ोन बेच के खुश नहीं थे, लेकिन बेचना पड़ रहा था क्योंकि लोग नोकिया का फ़ोन मांग रहे थे। लेकिन जब ओप्पो, वीवो आया तो उन्होंने रिटेलर्स का मार्जिन एकदम 10x कर दिया, और जब रिटेलर्स का मार्जिन 10x हो गया तो रिटेलर्स फिर नोकिया के फ़ोन की जगह ओप्पो, वीवो का फ़ोन आगे करने लगे कस्टमर को दिखाने के लिए। दैट इज़ एसिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मे भी वहाँ पे कुछ करें एट द एंड ऑफ द वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 4P टेस्ट लूँगा, तो किसी भी स्टार्टअप को, यार देखो मैं तो ऐसे एनालाइज करता हूँ, किसी भी स्टार्टअप में मेरे को घुसना है, नहीं करना है। आई वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद एनी स्टार्टअप, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट इट्स ग्रोथ और फर्दर ट्रैजेक्टरी और वॉट एवर। मैं देखता हूँ उसके 4P ताज़े और 4P कितने स्ट्रॉन्ग है। 4P अगेन वही जो 4Ps हम सबने बचपन में पढ़े हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मैं देखता हूँ कि इन चारों में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चारों कैटेगरीज में 5-5 स्टार्स हैं। जिस स्टार्टअप को जितने ज़्यादा स्टार्स मिलेंगे वो स्टार्टअप उतना ही अच्छा होगा। आई वुड से 12 से ऊपर इज़ अ डिसेंट नंबर टू गो विद एनी स्टार्टअप। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस सीज़न में हम सारी पिचेस को एनालाइज करेंगे। आप देखना कि जिन भी पिच को मैंने 12 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, उन पिचेस को ऑलवेज मैं कह रहा हूँ, आई कैन बी श्योर ऑफ माई सेल्फ कि उन पिचेस को ऑलवेज एंड ऑलवेज कोई ना कोई ऑफर आएगा ही आएगा। अब रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना बात की बात है, लेकिन उन पिचेस को कोई ना कोई ऑफर आएगा ही आएगा, बिकॉज दे आर वर्थ इन्वेस्टिंग। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो दी ऑनेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट तो देखो अच्छा है ही, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका रिपीट रेट कस्टमर्स का मार्केट एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो इट गिव्स द टेस्टिमोनी कि प्रोडक्ट अच्छा है। हालांकि इसके अलावा कोई और स्टांस या कोई और एग्जाम्पल या और कोई बात से, नंबर से प्रूव नहीं किया गया है कि प्रोडक्ट में कितना दम है या प्रोडक्ट कितना यूनिक है। तो मैं प्रोडक्ट के मामले में दी ऑनेस्ट कंपनी को दे रहा हूँ 5 में से 3 स्टार्स। प्राइसिंग के मामले में मैं इनको दे रहा हूँ 5 में से 4 स्टार्स, क्योंकि प्राइसिंग के जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में बताया कि 225 रुपये का जो फ्लोर क्लीनर बाहर मिलता है वही काम ये लोग 70 रुपये में करवा के देते थे। दैट इज़ अ ग्रेट शिट। ऑल्दो ये काम बाकी कंपनीज भी कॉपी कर सकती हैं जिनका ऑलरेडी
मान लो बॉटल फॉर्म में प्रोडक्ट मार्केट में है, उनके लिए सैशे फॉर्म में प्रोडक्ट निकालना कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। कीपिंग इन माइंड कि अब ये ऑनेस्ट कंपनी शार्क टैंक पे आ चुकी है, पूरा देश इनके बारे में जानता है, तो कॉम्पिटिटर भी जानता ही होगा, तो कॉम्पिटिटर भी कुछ ना कुछ तो करेगा इनके अगेंस्ट में। मतलब इनकी यूएसपी को तोड़ने के लिए खुद का भी कुछ लॉन्च करेगा। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी सैशेज पे ध्यान देना चालू करेंगी, तो शायद उतना बड़ा कुछ यूएसपी प्राइस के मामले में इनका बचे ना, इसलिए मैं इनको प्राइस में दे रहा हूँ 5 में से 4 स्टार्स। प्लेस का मेरे को इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगा कि 50% ऑनलाइन 50% ऑफलाइन इन्होंने ऑलमोस्ट रीच कर लिया है। और इनका जो अपनी वेबसाइट ना प्रमोट करना का जो रीज़न रहा, और वो जो अंडरस्टैंडिंग जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि यार, क्योंकि आजकल क्या है ना, रेस लगी हुई है कि यार कि मेरे को अपनी वेबसाइट चालू करनी है। फाउंडर्स को लगता है अपनी वेबसाइट नहीं तो भैया मैं तो बिजनेस चालू ही नहीं कर सकता। अरे यार मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि बिना वेबसाइट के तुम स्टार्टअप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हर वेबसाइट बनाने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, फ्री में भी वेबसाइट बन जाती है। बस अपना दिमाग खोलो और बाहर जाके इधर उधर देखो। मैंने खुद ने कितनी वेबसाइट्स फ्री में बना के दी हैं स्टार्टअप्स को। तो फ्री की वेबसाइट भी उतना ही अच्छा काम करती है और उतना ही बेहतरीन काम करती है स्टार्टअप्स के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इनका जो रीज़न था कि मेरे को अपनी वेबसाइट क्यों नहीं रखनी है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इनका जो 50-50% ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो अच्छा लगा। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि अभी मैं ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट पे नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं और तहलका मचा दूंगा। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी समझ है, इसलिए मैं इनको प्लेस में 5 में से 5 स्टार दे रहा हूँ। प्रमोशन में मेरे को लगता है थोड़ी सी इनकी कमी है, क्योंकि AMS अकाउंट जैसे इन्होंने बोला इनका नहीं है, तो मार्केटिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। सेल्स के बंदे, मेरे को ऐसा लग भी रहा है कि मार्केटिंग की टीम इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सोशल मीडिया या इंटरनेट मार्केटिंग पे SEO वगैरह पे इन्होंने कुछ खास खर्चा किया नहीं होगा। तो जब वो टीम बिल्ड करेंगे, वो इनको शायद एडवाइस देगी टीम, वहाँ से इनका थोड़ा मार्केटिंग स्पेंड बढ़ेगा। तो प्रमोशन के मामले में मैं इनको 5 में से 3 स्टार दे रहा हूँ। ऑल इन ऑल आउट ऑफ 20 15 स्टार्स दी ऑनेस्ट होम कंपनी को मिलता है। तो मेरे एनालिसिस और मेरी रिपोर्ट के हिसाब से दी ऑनेस्ट होम कंपनी इज परफेक्टली फिट टू इन्वेस्ट। एंड जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द शार्क्स 5 में से 4 शार्क्स ने ऑफर भी किया, फाइनली अमेथिस्ट के साथ ऑनेस्ट होम कंपनी की डील हुई। तो दैट वैलिडेट्स माई पॉइंट कि एनी स्टार्टअप विद अ रेटिंग ऑफ अबव 12 इज इन्वेस्टेबल। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। अगली पिच मैं अगली वीडियो में डाइसेक्ट करूंगा, जो कि रहेगी एपिसोड 1 की सेकंड पिच, विच इज एन इतर ब्रांड बाय कादरी साहब। तो उसको भी देखेंगे, उसके भी प्लस माइनस बात करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।